नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार गगन चुंबी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे का मुख्य कारण है 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। आइए आज इसके बारे में पूरा इसका अतीत से लेकर वर्तमान तक इसको समझने का कोशिश करते हैं। कैसे कभी पूरे भारत को दिशा और दशा बदलने वाला नालंदा विश्वविद्यालय एक विदेशी आक्रांता के एक सनक भरा निर्णय के कारण बर्बाद हो गया, विध्वंस हो गया, और आज फिर से एक बार कोशिश किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुत्थान करने का। कहानी शुरू से करते हैं, प्रारंभ करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। उसके बाद कई एक राजाओं के द्वारा इसको प्रश्रय दिया गया, जैसे वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन के द्वारा। बाद में 9वीं शताब्दी के आसपास पाल वंश के राजाओं के द्वारा भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया। समय आगे बढ़ता है और 12वीं शताब्दी के अंत में एक विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आता है जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस कर दिया गया। कहानी यह है कि बख्तियार खिलजी एक बार अस्वस्थ हो गया और उसके जितने नीम हकीम थे सबसे वो अपना इलाज कराने का कोशिश किया। इसके बावजूद भी वह नहीं ठीक हुआ। उसके कुछ आसपास के लोगों ने बताया कि आप बिहार में मगध में नालंदा विश्वविद्यालय है, आप वहां के आयुर्विज्ञान विभाग के प्रोफेसर जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र, आप उनसे जाकर के मिलिए और अपना इलाज करवाइए। मरता क्या नहीं करता, इस्लामिक कट्टर होने के बावजूद भी वो नालंदा विश्वविद्यालय आता है और प्रोफेसर राहुल भद्र से मिलता है और बोलता है कि हमको इलाज कीजिए। लेकिन जो इलाज होना चाहिए वो पूरी तरह से इस्लामिक पद्धति से होना चाहिए, गैर इस्लामिक पद्धति से इलाज हम स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल श्रीभद्र महोदय करते क्या है कि एक कुरान का प्रति दे देते हैं बख्तियार खिलजी को और कहते हैं ले जाइए इस पुस्तक को और इस पुस्तक को पढ़िए। बख्तियार खिलजी वह उस पुस्तक को ले जाता है और उसको पढ़ता है। हफ्ता 10 दिन महीनों गुजरते हैं और उसके स्वास्थ्य में अचानक से सुधार आ जाता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बख्तियार खिलजी वापस आता है विश्वविद्यालय में और पूछता है कि ऐसा कौन सा पद्धति का इस्तेमाल किया जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गए। राहुल श्रीभद्र आचार्य जी बताते हैं कि ये जो कुरान की प्रति है इसके प्रत्येक पन्ने में औषधि का लेप लगाया गया। बख्तियार खिलजी को यह बात बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई गैर इस्लामिक धर्म में इलाज इतना आगे बढ़ गया है, यहाँ के दर्शन, यहाँ के फिलोसफी इतना आगे है जो इस्लाम धर्म को कभी भी टक्कर दे सकता है। अगर हम देखें तत्कालीन समय में तो ऑलरेडी इस्लाम धर्म से ये सारे लोग आगे थे, बौद्ध धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे। बख्तियार खिलजी को जो चीज उसको ठीक किया उसी के कारण उसने यह डिसीजन लिया, उसने यह निर्णय लिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाए। आप देखेंगे कि समय आगे बढ़ता है और नालंदा विश्वविद्यालय एक खंडहर के रूप में बदल जाता है, एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक निर्णय, आज दुनिया के किसी भी विद्यार्थी से पूछिए कि वो किस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैमफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय का नाम लेंगे, लेकिन कभी यही मगध की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां दुनिया से तमाम देश से विद्यार्थी आया करते थे, पढ़ा करते थे, जैसे जापान, थाईलैंड, लाओस, चीन, सिंगापुर आदि देशों से आते थे। और यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया काफी जटिल हुआ करती थी। कहा जाता है कि 100 में से लगभग 20 से 30% ही यहाँ पर एडमिशन प्राप्त कर पाते थे, शेष विद्यार्थी यहाँ से निष्कासित कर दे देते थे। यहाँ पर साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारपाल के द्वारा ही प्रारंभ कर दिया जाता था। यहाँ पर के द्वारपाल लोग इतने पढ़े लिखे हुआ करते थे, वे दर्शन, फिलॉसफी काफी अच्छे तरीके से जानते थे और पहला साक्षात्कार किसी विद्यार्थी का यहाँ के द्वारपाल से ही हो जाता था। उसके बाद 2 साक्षात्कार अंदर होता था, तब जाकर के विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिलता था। तत्कालीन समय में यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से निःशुल्क था। यहाँ आवासीय, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था।
हालांकि वर्तमान जो विश्वविद्यालय खुला है वो नेट जीरो कैंपस के आधार पर है, बाद में चर्चा करेंगे कि नेट जीरो कैंपस क्या होता है। तत्कालीन समय का दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। इसकी प्रथम इमारत की निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था, द्वितीय मंजिल का निर्माण हर्षवर्धन ने करवाया था और तीसरा मंजिल पाल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। मल्टी स्टोरिक बिल्डिंग हुआ करता था। तत्कालीन समय में कहा जाता है कि इसका लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करता था, जिसमें लगभग 9 मिलियन 90 लाख से ज्यादा पुस्तक हुआ करता था। तत्कालीन समय में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 प्रोफेसर नालंदा विश्वविद्यालय में पठन और पाठन का कार्य किया करते थे। देश का दुर्भाग्य कि एक विदेशी आक्रांता आकर के जला करके चला गया। समय आगे गुजरता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जब जला दिया गया तो धीरे 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 हमारे अतीत हो गया। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए तो समय 1812 ईस्वी की बात है कि एक स्कॉटलैंड के सर्वेक्षण करता थे जिनका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन महोदय के द्वारा देखा जाता है कि आप ये चित्र को देखिए कि कुछ यहां पर टीला नुमा संरचना है। उनको लगा कि कुछ तो है। एक विदेशी यात्री हमारे यहाँ पढ़ने आया था जिसका नाम था वेन्सांग, हर्षवर्धन के काल में आया था पढ़ने वाला। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि राजगीर में एक नालंदा विश्वविद्यालय है जो दुनिया का सर्वोपरि विश्वविद्यालय है, जो एक आवासीय विश्वविद्यालय है। तो उसके यात्रा वृत्तांत पर हैमिल्टन महोदय को लगा कि कुछ न कुछ यहाँ तो ये जो टीला है इसका कुछ न कुछ इतिहास से जुड़ाव जरूर है, लेकिन वो इस बात से 100% प्रामाणिकता के साथ ये नहीं कह पाए कि यही नालंदा विश्वविद्यालय है। समय और आगे बढ़ता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक 1861 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा यह बात का पुष्टि किया जाता है कि यह टीला कुछ और नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय ही है। कनिंघम महोदय ने इस बात का पुष्टि किया कि यही ये खंडहर जो है जिसका पुष्टि यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन ने किया था, ये वही नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष है। ये जो आप जाते हैं कभी भी घूमने जाइएगा तो ये वाला आपको जो सबसे बड़ी मंजिल मिलता है देखने को, बड़ी इमारत मिलता है देखने को, ये नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुरानी इमारत है। बाद में इसी के इर्द गिर्द चारों तरफ नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस बना, लेकिन ये जो इमारत है ये नालंदा विश्वविद्यालय से भी प्राचीन है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे सारीपुत्र प्रकरण, ये उनका समाधि स्थल है। बाद में आप इस तस्वीर के चारों तरफ देखिए, आपको एक गोल संरचना मिलेगा और एक आयताकार संरचना मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये गोल गोल ये स्तूप है और एक देखिए कि आयताकार स्तूप है। ये देखिए आयताकार स्तूप है। जो वृत्ताकार है वो यहाँ के विद्यार्थी और प्रोफेसर जिनका देहांत पढ़ने और पठन के कार्यक्रम में वहीं हो गया, नालंदा में ही हो गया, उनका समाधि बना दिया गया। और ये जो आयताकार जो है जगह, यहाँ पर बच्चे बैठ करके मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान लगाने का काम किया करते थे। तत्कालीन समय में यहाँ पर गणित, खगोल, अर्थशास्त्र, योग, अंतरिक्ष, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा आदि चीजों का विश्वव्यापी स्तर पर पढ़ाई किया जाता था। दुनिया भर से विद्यार्थी हमारे यहाँ आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके अपने अपने देशों में जाकर के उसको प्रचार करते थे। इसके आगे का चित्र देखिए। वर्तमान में जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका केवल 10% भाग का ही अभी तक खनन हुआ है। ऐसा मानना है कि इसका 90% भाग अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, जिसका खोज नहीं किया गया है। इसमें से ये जो आपको ये देखिए ब्लूप्रिंट है, यही 10 हॉस्टल का अभी तक खोज हुआ है। 10 से 11 हॉस्टल है इसमें। और इसके सामने, इस हॉस्टल के सामने में स्तूप हुआ करता था, बुद्ध स्तूप हुआ करता था, बुद्ध का मंदिर हुआ करता था। ये वाला भाग देखिए, इसी का ब्लूप्रिंट का ये वाला है, यही वाला भाग है जहां पर आप जाइएगा कभी भी घूमने के लिए तो यही चीज आपको दिखाई पड़ता है। यही वो बड़ी वाला इमारत हो गया, सारीपुत्र प्रकरण का यह स्तूप हो गया। और ये पीछे जो लगातार है ये हॉस्टल हुआ करता था। हॉस्टल में ध्यान से देखिएगा तो ये गड्ढा जो है ये कमरा हुआ करता था। एक हॉस्टल में 32 कमरा हुआ करता था, 3 मंजिला इमारत हुआ करता था। तो 32 या 96 कुछ, एक हॉस्टल में 96 कमरा हुआ करते थे, इसी आधार पर था। इसी में एक हॉस्टल में ही एक कोने पर कुआं पाया गया है। आप जाइएगा कभी
घूमने तो देखिएगा कि कुआं रहता था, एक कॉर्नर पर यहीं पर चूल्हा मिला है जिसमें लोग खाना बनाते थे और रिसर्च के लिए वहां पर धातु वगैरह को गलाया जाता था, और एक चबूतरा रहता था जिससे प्रोफेसर चढ़ करके वहां पर बच्चों को पढ़ाते थे। ये हमारा आज के अतीत बन चुका है। समय आगे बढ़ता है और इसी विश्वविद्यालय समय 2006 देश के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार के राजगीर दौरा पर आते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात, और उन्होंने नीतीश कुमार से बोला कि एक बार क्यों न फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, इसको फिर से धरती पर लाया जाए, उसके लिए फिर से नए शुरू से शुरुआत किया जाए। और उसी का इन्हीं का एक दूरदर्शी योजना है। वर्तमान में तो ये नहीं रहे, लेकिन इनके द्वारा देखा गया सपना को आज साकार किया जा रहा है। 2010 में संसद में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए अलग से एक एक्ट लाया जाता है। 2016 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है, और समय आगे बढ़ता है और समय 2024 है। 19 जून 2024 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय, नए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाता है। ये देश के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है कि आने वाले समय में एक बार फिर से पूरा दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम है, और कोशिश यही है कि इसमें फिर से उसी विश्व स्तर का एक बार पठन पाठन किया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय वैभवगिरी, पीछे में देखिए एक पर्वत है राजगीर में, वैभवगिरी पर्वत की गोद में बसाया गया है। छबीलापुर गांव का नाम है जहां पर इस विश्वविद्यालय को बनाया गया है। आपको तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ नजर आ रहा होगा, उसके सामने ये प्रशासकीय भवन है। और ये जो इसकी जो ईंटों को बनाया गया है, ये पुराने वाला ही नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर इसका आर्किटेक्चर का विकास किया गया है। इसमें अनबर्न ईंट का प्रयोग किया गया है, ईंट जलाया नहीं गया है, और ये जो ईंट भी है यहीं पर कैंपस की मिट्टी से ही बनाया गया है। ये देखिए शानदार नालंदा विश्वविद्यालय का दरवाजा है जिससे एंट्री प्रवेश लेते हैं। और ये देखिए ये है नालंदा विश्वविद्यालय का कॉमर्शियल जोन। ये जो आपको बोतल बोतल नुमा संरचना नजर आ रहा होगा, इसमें आने वाले विद्यार्थियों के यहाँ पर आने वाले समय में दुकान खुलेगा ताकि विश्वविद्यालय के बच्चों को कैंपस से बाहर न जाना पड़े, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वर्तमान जो विश्वविद्यालय खुला है विद्यार्थी, आपको बता दें कि ये लगभग 455 एकड़, बहुत बड़ा एरिया होता है, 455 एकड़ एरिया में विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसमें 100 एकड़ में केवल पानी है। ये पूरी तरह से आधुनिक और सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी है, नेट जीरो कैंपस है। 100 एकड़ पानी और 300 एकड़ में ग्रीनरी का व्यवस्था किया गया है। ये देखिए ओपन है, एमपी थिएटर है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। एमपी थिएटर का कंसेप्ट रोम में हुआ करता था, जहां ओपन स्टेडियम टाइप से बनाया जाता था, जिसमें दर्शक आकर के एक बार में खुला रंगमंच जिसको कह सकते हैं, उसी को एमपी थिएटर कहा जाता है। ये रोमन साम्राज्य में देखने को मिलता था। वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालय में आज के ये कंसेप्ट आ चुका है। ये एमपी थिएटर है जहां पर एक बार में हजारों विद्यार्थी बैठ करके किसी भी चीज का, यहाँ पर सार्वजनिक सभा का, गोष्ठी का आनंद ले सकते हैं। इसके चारों तरफ देखिए पानी है, कमल सागर इसको नाम दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में पानी का स्टोरेज अपना इतना है कि अगर एक बार में पानी का जो यहाँ पर व्यवस्था है अगर बंद भी कर दिया जाए तो कम से कम लगातार 2.5 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय को कहीं बाहर से पानी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में इतना इसका अपना वाटर स्टोरेज इतना ज्यादा है। नालंदा विश्वविद्यालय में खेलने के लिए अपना स्टेडियम का भी विकास किया गया है, इसका अपना स्टेडियम है। और इसमें देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो दीवार बनाया गया है, ये थिक कैविटी वाल बनाया गया है। इस थ्योरी पर कि 2 दीवारों के बीच में गैप रखा गया है ताकि गर्मी के दिन में नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर का जो दीवार रहे वो गर्म ना हो और ठंड के दिन में बहुत ज्यादा ठंड ना हो, बीच में आइसोलेशन का काम करता है इसमें। तो इस थिक कैविटी वाल का थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है। इसका अपना सोलर प्लांट भी लगाया गया है ताकि किसी पर बाहर पे बिजली के लिए भी निर्धारित ना हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, निर्भर ना हो। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्तमान समय में नेट जीरो विश्वविद्यालय कहा जा रहा है। नेट जीरो विश्वविद्यालय कहने का मतलब कि इसमें कोई भी, हर चीज सस्टेनेबल है, कोई भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, और इसमें जितने चीजों का उत्पादन होगा उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, चाहे पानी हो, चाहे वेस्ट हो। किसी भी कार्बनिक चीज पे, प्रदूषण फैलाने वाले चीज पे नालंदा विश्वविद्यालय डिपेंडेंट नहीं है। जितना भी चीज प्राकृतिक से ले रहा है नालंदा विश्वविद्यालय उतना ही चीज दे रहा है। यहाँ पर इसी से आप अंदाजा लगाइए कि 300 एकड़ में ग्रीनरी है, 300 एकड़ में पौधे लगाया गया है, 100 एकड़ में पानी का
व्यवस्था किया गया है। इसका अपना सोलर पैनल है जिसमें लगभग 6.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिसका उपभोग खुद नालंदा विश्वविद्यालय करेगा और इससे अगर बच जाएगा तो बाहर के राज्यों में दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि वर्तमान समय में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया है और आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा कि यह बिहार का क्षेत्र, मगध का क्षेत्र, जो आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से विश्व पटल पर अग्रणी होगा। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।